हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। मैं योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट हमने आपको वीडियो आपके पास आई थी, वो था आपका चैप्टर 10 का पार्ट 1, जिसमें हमने इस्तेमाली बंदोबस्त के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, जोतदारों के बारे में पढ़ रहे थे, ज़मींदारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हमारा नया टॉपिक है, इसमें आगे चलकर 1.4 तक हमने पहले पढ़ लिया था। 1.5 है आपका ज़मींदारों की ओर से प्रतिरोध। अभी मैंने आपको बताया था कि जो जोतदार थे वो ज़मींदारों से ज़्यादा प्रभावशाली थे और ज़मींदार की हमेशा संपत्ति नीलाम होती थी, क्योंकि ये जो है अपने समय सही टाइम पर जो अपना राजस्व वसूल नहीं कर पाते थे और अंग्रेज़ लोग जो है इनकी ज़मींदारी, इनकी संपत्ति को नीलाम कर देते थे। अब उसकी वजह से प्रतिरोध क्यों हुआ? किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मींदारी की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए ज़मींदारों ने इन दबावों से बढ़ने के रास्ते निकाल लिए। इन संदर्भों में नई रणनीतियाँ अपनाई। अब ज़मींदारों ने क्या करा, ये जो नीलामी, इनकी बार बार प्रॉपर्टी नीलाम होती थी, ये समस्याएं आती थी, उससे निकलने के लिए रास्ता निकाला। रास्ता क्या निकाला? फर्जी बिक्री एक ऐसी तरकीब थी, इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी ज़मींदारी का कुछ हिस्सा अपने माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्तियां नहीं छीनी जाएंगी। तो पहले तो उन्होंने यही करा कि इससे पहले कि नीलामों से पहले जो है अपने माता के नाम प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान ना की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने अपनी अन्य खरीदार के मुकाबले ऊंची बोलियां बोलकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा करी और इसलिए एक बार नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही थी और अंतगोत्वा राज और नीलामी के समय बोली जाने वाली थक गए। जब किसी ने बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदारों को बेचना पड़ा। यानी कि इस तरीके से एक नाटक चलता था नीलामी में, जिससे कि वो जो है वापस जो है ज़मींदारों के पास चली जाए। ज़मींदार कभी भी राजस्व की मांग पूरी नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। यानी कि इस तरीके की जो है पूरा नाटक चलता था और पूरा जो राजस्व अच्छे से वसूल, जो अंग्रेज़ होते थे वो अच्छे से वसूल नहीं कर पाते थे। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारी की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीके से अपनी ज़मींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुरानी ज़मींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट भगा देते थे। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत यानी पुराने किसान बाहरी लोगों को, यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने ज़मींदार से जुड़ा महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना ज़मींदार ही उनका अन्नदाता है और उनकी वह प्रजा है। ज़मींदारी की बिक्री से उनकी तादात्म्य और गौरव को धक्का पहुँचता था, इसलिए ज़मींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जाते थे। 19वीं सेंचुरी तक प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक में तकलीफ़ों को झेलने में सफल हुए, उन्होंने अपनी सत्ता को दृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को कुछ लचीला बना दिया। फलस्वरूप गांव पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की ओर घोर मंदी में हालात में अंततः जमींदारों को भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपना पांव जो है मजबूत कर लिया। अब आपका अगला टॉपिक आता है 5वीं रिपोर्ट। हम इन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं। उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में EEIC कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी।
अक्सर पांचवी रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठ की थी। इसमें 800 से अधिक प्रश्न प्रशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों और रैयत की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरण से संबंधित संख्या की तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियों पर शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही थी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों को संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों को तो यह भी कहना था कि बंगालों पर विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी की कुशासन और अवैध प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन ने गर्माहट बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों में एक अधिनियम पारित किया गया। कंपनी को यह बाध्य कर दिया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपना रिपोर्ट भेजा करें कि वो किस तरह से शासन कर रहे हैं, और कंपनी के कामकाज की जाँच के लिए नई समितियाँ जो है नियुक्त की गई कि जो ब्रिटिश लोग जो हैं वो भारत में किस तरीके से जो है अपनी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, बेनामी का शाब्दिक अर्थ है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का अर्थ सौदे के लिए किया जाता है, जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते थे और उनकी असली फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति को नाम नहीं दिया जाता था। लठियाल का मतलब क्या है? लाठी डंडे वाले लोग जो होते थे उनको बोलते थे लठियाल। तो समितियां नियुक्त की गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में EAIC के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इस बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बंदे सुधरती रही। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें जानने की जरूरत है कि रिपोर्ट किसने और किसके उद्देश्य से लिखी गई। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखकारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच करी। उनसे पता चला कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत संपत्ति, जमींदारी सत्ता के पतन का विवरण अंतर्जरित है, और जिस पर पैमाने पर जमींदारी लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे। और इसमें मैं ये भी पढ़ा, इसमें में जो है बड़ा चढ़ाकर ये कहा गया कि जैसा कि हमने देखा है कि ज़मींदारी नीलामी की जाती थी, तब भी ज़मींदार निर्णय हथकंडे अपनाकर अपनी ज़मींदारी को बचा लेते थे और वे बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। अब यहाँ पर देखिए, पांचवी रिपोर्ट से उद्गत हुए यहाँ पर क्या बताया कि ज़मींदारों की हालत और ज़मीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट। राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी से बचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203, 1796 में बिक्री के लिए विज्ञापित ज़मीन की निर्धारित राशि 28,70,061 सिक्का रुपये थी, और यह वास्तव में इतने रूप में बेची गई और इतनी की राशि जुमा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संवत 1204 यानी कि 1797-98 में इतना सिक्का रुपये के लिए ज़मीन विज्ञापित की गई थी, इतना ज़मीन बेची गई। क्रय राशि इतना सिक्के रुपये थी। बाकीदारों में कुछ लोग देश के पुराने परिवारों में से थे। ये थे नादिया, राजशाही, बिशनपुर आदि के नाम दिए गए इसमें। फिर साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में सार्वजनिक निर्धारण की राशि यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। इस तरह की रिपोर्ट में जो है बताई जाती थी।
अब है कुदाल और हल। देखिए बच्चों, अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली ज़मीनों पर हटाकर सूखे आंचलों और स्थायी कृषि के क्षेत्र पर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। अब आप परिवर्तनों को देखेंगे जो किसान अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर से विस्तार होने लगी, जिसमें राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह पर अर्थव्यवस्था में समा गई। यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र में भी अलग अलग तरह के झंझट कैसे आई। बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियों। 19वीं सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। उसने जो वर्णन किया उसमें पता लगा कि ये पहाड़ियाँ अवैध लगती थी। यहाँ एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत रखते थे। बुकानन यहाँ जहाँ कहीं भी गया वहाँ अपने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और अपनी उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार गांव को छोड़कर भाग गए। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौर के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। ये पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं मिलती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के रूप में बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बताती है, कुछ टाइम के लिए बताती है। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को इन रिकॉर्डों को मुड़ना पड़ेगा। यदि हम 18वीं सेंचुरी के परिवर्तित दशकों के राजस्व अभिलेखों पर देखें तो हम देखेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल के ऊपर से अपना गुजारा बसारा करते थे और झूम खेती किया करते थे, यानी कि जगह रुक कर खेती करते थे। वे जंगल के छोटे हिस्से की झाड़ियों को काट कर घास फूस जलाकर ज़मीन को साफ करके और उनकी जो राख होती थी उससे मिट्टी को उपजाऊ बनाकर जो है वो तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा उगाते थे। कुदाल से ज़मीन को खोदते थे, खुरचते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ ज़मीन में खेती की जाती थी और फिर उसे कुछ समय के लिए जो है छोड़ देते थे, जिससे ज़मीन में कोई भी जो उपजाऊपन है वो वापस आ जाए। इस तरीके से जो ये पहाड़ी लोग खेती करते थे। उन जंगलों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल से काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या पड़ती ज़मीन पर जो घास फूस की हरी चादर बिछ जाती थी वो वहाँ पर जो है वो अपने पशुओं को चराते थे। तो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है राजमहल की, ठीक है, आप ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों का एक पहाड़ी गाँव का चित्र दिखाया गया है। फिर इसके बाद शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले लोग जो है पहाड़ी लोगों की ज़िंदगी इस प्रकार जो है जंगल में चलती थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छाँव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे। ये भूमि उनकी पहचान थी, उनका आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे। और अपनी आपसी जो झगड़े हैं वो आपस में निपटा लेते थे और अन्य जनजातियां तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ियाँ लोग जो हैं बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी करते थे, यानी उनसे जो उनका झगड़ा रहता था। पहाड़ियाँ द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए करते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे समुदाय पर अपनी ताकत दिखाने के लिए भी होते थे और इसके अलावा जो है ये आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनको शांति खरीदारी करनी पड़ती थी। इस प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों को इस्तेमाल करते थे की अनुमति प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ पत्थर दिया करते थे। जब ऐसा पत्थर पहाड़ियाँ मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि
उनके माल को नहीं लूटेगा। इस तरह का जो है वो प्रोटेक्शन देते थे। इस प्रकार कुछ ले देकर जो है शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली और 18वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमा आक्रामक रूप से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेज़ों ने जंगलों की कटाई साफ करने को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने प्रतिभूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेज़ों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों की उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य और बर्बर मानते थे और उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके यहाँ पर जो है एक स्थायी खेती करनी चाहिए और जंगली लोगों को पालतू हुए सभ्य बनाना चाहिए। उन्होंने शिकार का काम छुड़वाया और खेती का धंधा अपनाने के लिए जो है उन्हें प्रेरित किया। ये अंग्रेज़ों का काम था। जो है स्थायी खेती का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र जो है वो संकुचित हो गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतियारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गाँव पर हमले बोलने लगे। ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीना झपटा होने लगा। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर उन पहाड़ियों पर काबू करने की भरसक कोशिश करी, लेकिन इसके लिए ऐसा करना जो है आसान नहीं रहा। तो बच्चों आज मैंने जो है आपको यहाँ तक करा दिया है। तो पेज नंबर 269 में सेकंड पैराग्राफ तक है ना, 269 में सेकंड पैराग्राफ तक आपकी जो है आप यहाँ तक पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है वीडियो को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।